नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करेंगे बटेंगे, जुटेंगे और वोटर किसके साथ डटेंगे। ये बटेंगे और जुटेंगे, इन शब्दों के इर्द गिर्द राजनीति का पहिया लगातार घूम रहा है। और आज हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर, 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें राजनीति किस तरह से हावी हो रही है। और हिंदू मुसलमान तो खुलकर हो रहा है, लेकिन हिंदू मुसलमान के बीच भाईजान की भी एंट्री हो गई है। दिलचस्प है ये अपने आप में। और ये भाईजान के अंदाज में कौन दिख रहे हैं आपको? जो अब मैं तस्वीरें दिखाने वाला हूं, कुंदर की विधानसभा है जहां उपचुनाव हो रहे हैं और वहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं रामवीर सिंह ठाकुर, अब वो मुस्लिम टोपी भी लगा रहे हैं और वो गमछा भी जो मुसलमानों की पहचान है उसे भी अपने कांधों पर लगा रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान भी हो रहा है और भाईजान भी हो रहा है। बाहरी कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती है। रामवीर सिंह ठाकुर ये ज्ञान भी बांटते दिखाई दे रहे हैं। पर बीजेपी का शीर्षम नेतृत्व तो पहले कपड़ों के आधार पर लोगों की पहचान कर लिया करता था। तो ये दो समानांतर धाराएं कैसे चल रही हैं? और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो उनकी जो उम्मीदवार हैं सीसामऊ से नसीम सोलंकी, वो वन खंडेश्वर मंदिर में जल चढ़ाती हुई भी दिखाई दी। और मौलवी मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक फतवा भी जारी कर दिया। फिर वो माफी मांगती घूम रही हैं कि किसी को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं। तो जो हिंदू वोट बैंक पर नजरें गड़ाए बैठे हैं वो भाईजान भी बन रहे हैं। जो मुस्लिम वोट बैंक पर ताल ठोक रहे हैं वो हिंदू मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा रहे हैं। और आम वोटर को, आपको, मुझको बिल्कुल ही नादान मासूम समझे बैठे हैं। किस तरह की राजनीति है? अपनी राय जरूर भेजिएगा। हमने नया अंदाज, नया कलेवर, नया तेवर अब इस कार्यक्रम के लिए तैयार कर लिया है। 7303622833 7303622833 पर अपनी राय, अपनी सलाह, अपने जवाब, अपने सवाल जरूर भेजिएगा, क्योंकि सब कुछ इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित करने वाला हूं और आपके सामने सीधा सवाल भी पेश करूंगा। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं बटेंगे, कटेंगे, जुड़ेंगे और वोटर कहां डटेंगे। यह हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव, जो मजहब की सियासी दुकानदारी खुलकर होने लगती है चुनाव आते ही, उसकी एक और तस्वीर हमें देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। कहने को 9 विधानसभा की सीटें, उपचुनाव, छोटा चुनाव, लेकिन जबरदस्त राजनीति हो रही है। और इस राजनीति की शुरुआत दरअसल नारा तो कर दिया था 26 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि बटेंगे तो कटेंगे। और शब्दों पर गौर कीजिएगा, बटेंगे, कटेंगे। कटेंगे शब्द एक खास समुदाय के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। तो बटेंगे, कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और यह हिंदू समाज के लिए, अगर पूरे समाज को संदेश दिया जाए कि भाई समाज बटेगा तो देश कमजोर होगा या सूबा कमजोर होगा, तो यह समझ में आता है। लेकिन नहीं। और इस बात को प्रधानमंत्री मोदी भी आगे बढ़ाते दिखे और सरसंघ चालक मोहन भागवत भी। उधर अखिलेश यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं। वो पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो जातिगत समीकरण जिसके डिविडेंड्स भी मिलते दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जीतने में कामयाब रही उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से, और बीजेपी को 62 से 33 पर लापटका 29 सीटों का नुकसान हुआ बीजेपी को।
और उसी के चलते दरअसल केंद्र में अपने दम पर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। ये एनडीए 3.0 बनी, मोदी 3.0 नहीं बन पाई। 240 पर ही अटक गई, लटक गई बीजेपी, बहुमत के आंकड़े से 32 कम। तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब ये बात कहते दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन क्या जाति की राजनीति हावी कर रहे हैं? और जो अपना ट्रेडिशनल पारंपरिक वोट बैंक जो सैचुरेट करता दिखाई दिया था, मुस्लिम यादव जो समीकरण था, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? और इसी में अब नारा थोड़ा और बदल दिया गया है। रोज बरोज नए पोस्टर लग रहे हैं और लखनऊ में ज्यादा लगते हैं। अब नया पोस्टर क्या लगा दिया है समाजवादी पार्टी ने? मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। यह योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा है। सत्ताधीश बताया जा रहा है, 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव को। तो मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। पर बांटना और जोड़ना दोनों खेमों से हो रहा है। और यही राजनीति का एक दिलचस्प अध्याय उत्तर प्रदेश में जुड़ता दिखाई दे रहा है। कुंदरकी से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामवीर सिंह ठाकुर, वो भाईजान अंदाज में दिखाई दिए। भाईजान। बीजेपी के नेताओं को बहुत तकलीफ होती है, गुरेज है, दिखेंगे ही नहीं मुसलमान टोपी पहने हुए। ना सिर्फ टोपी पहनी रामवीर सिंह ठाकुर ने, बल्कि वो गमछा भी जो मुसलमानों की पहचान है वो भी ओढ़ते दिखाई दिए। और फिर बयान क्या दिया? बाहरी कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती है, अंदर एक अच्छा इंसान छिपा होना चाहिए। पर ये तो बाहर से ही पहचान कर ली जा रही थी कि देश को कौन जला रहा है, देश को कौन तोड़ रहा है। ये तो बाकायदा बयान है। आगजनी फैला रहे हैं, ये जो आग लगा रहे हैं टीवी पर, जो उनके दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं? उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। 2019 का बयान है ये, 16 दिसंबर का। आगे क्या कह रहे हैं रामवीर सिंह ठाकुर? अंदर शैतान नहीं होना चाहिए, हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा होता है। टोपी पहनने या तिलक लगा लेने से कोई मुसलमान या हिंदू नहीं बन जाता। तो बाकी क्यों नहीं पहनते? हिमंता बिस्वा शर्मा, अब चुनाव यूपी में भी हैं और झारखंड में भी हो रहे हैं, और झारखंड के प्रभारी हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। वो तो कह रहे हैं कि ये मुसलमान बहुसंख्यक राज्य बन जाएगा 2041 तक। उन्होंने तो सब्जियों के दाम में आग जो लगी जुलाई 2023 में, उसके लिए असम में सब्जियों के दाम बढ़ गए कि मियां बढ़ा रहे हैं। मियाओं ने कब्जा कर लिया सब्जी पर। आलू, टमाटर, घिया, प्याज, टिंडे, भिंडी, वो मियां बढ़ा रहे हैं। और 2021 में अगस्त में उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई कहे कि मुसलमानों ने हिमंता बिस्वा शर्मा को वोट दिया है तो दुनिया हंसेगी, देश हंसेगा। भाई मैं तो साफ कहता हूं कि मेरे लिए वोट ही मत डालो। और देवेश चंद्र ठाकुर, ये जेडीयू के एनडीए खेमे की भी बात कर लें तो उन्होंने कहा कि वोट डालते नहीं हो, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। यह लोकसभा चुनाव के बाद की बात है। और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ये जी खत्म कर देना चाहिए। सुवेंदु अधिकारी जुलाई 2024 लोकसभा के नतीजे आने के बाद मंगलसूत्र वो ले जाएंगे आपके, ये आपके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे, सारा आरक्षण इनको दे दिया जाएगा। अभी अभी हम फ्लैश कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं गृह युद्ध करवा कर मानेंगे राहुल गांधी। अल्पसंख्यक की, मुसलमानों की जो बात कर दे वो राष्ट्र विरोधी हो रहा है, ये बाकी लोग कह रहे हैं। पर यहां पर वोट के लिए रामवीर सिंह ठाकुर कह रहे हैं कपड़ों से पहचान नहीं होनी चाहिए। अब ये नौबत क्यों आ रही है? ये
समानांतर धाराएं क्यों बहाने की कोशिश की जा रही है? दरअसल कुंदरकी में 60% मुसलमान हैं, आबादी इतनी है, इनको थोड़ा बांटोगे नहीं तो यहां मुसलमान वोट बांटना है और हिंदू वोट को बंटने नहीं देना है। क्या यह रणनीति है? और इन 9 सीटों में आप देखेंगे कि मीरापुर भी, वहां 37% मुसलमान है, 1,20,000। गाजियाबाद में 75,000 मुसलमान हैं। सीसामऊ में 1,11,000 मुसलमान हैं। तो इन सीटों पर आप मुसलमानों को 80-20 वाली वो जो राजनीति करके यहां मुफीद नतीजे नहीं आएंगे क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? और उधर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी कह रही है ना कि भाई मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। अब अपना वोट बैंक तो ठीक है, पीडीए साथ में उसमें मुसलमान, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित आ गए, लेकिन हिंदू वोट बैंक भी थोड़ा अपने साथ जोड़ लें क्या? और इसीलिए नसीम सोलंकी सीसामऊ की जो इनकी उम्मीदवार हैं, वो वनखंडेश्वर मंदिर में जल चढ़ाती दिखी, बाद में शुद्धिकरण किया गया मंदिर का। यह भी हो रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये करने को कोई तैयार नहीं। मंदिर का शुद्धिकरण हो रहा है, रामवीर सिंह ठाकुर का भी शुद्धिकरण किया जाएगा कि भाई टोपी कैसे पहन ली। और एक मौलाना ने फतवा जारी कर दिया नसीम सोलंकी के खिलाफ कि तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। तो ये जो राजनीति हो रही है, और आप ना नादान है ना मासूम है, आम वोटर इसे देखकर क्या मानस बना रहा है और वो डटेगा किस तरफ इस राजनीति में, आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जुड़ेंगे या कटेंगे? वोटर किस ओर डटेंगे? और हिंदू मुसलमान भी वोट के लिए भाईजान भी 80-20 भी करेंगे और मुसलमान बन के भी दिखाएंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, मलूक नागर महासचिव हैं आरएलडी के, अहम घटक एनडीए की, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, वो जुड़ गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक झा इस चर्चा में मेरे साथ हैं, स्टूडियो में ही हैं। मनोज सिंह काका राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और एक और वरिष्ठ पत्रकार, उम्र में युवा हैं, अभी तजुर्बे में वरिष्ठ हैं, बेहतरीन लेखक भी हैं, किताबें भी लिख रहे हैं, फिल्मी स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। पर ये कौन सी फिल्म यहां पर लिखी जा रही है उसके बारे में भी बात करूंगा मैं मनोज राजन त्रिपाठी से। तो सौरभ मालवीय, बाहरी कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती। भाईजान बन पड़े, भाईजान बन के निकले हैं रामवीर सिंह ठाकुर। संदीप जी, स्थानीय चुनाव यानी बाई इलेक्शन जो है, तो स्थानीय मुद्दे होते हैं उपचुनाव में। अच्छा। और वह पारिवारिक संपर्क संबंध, उस परिवार में वहां रहे हैं, वहां के लोगों से उनका उस तरह की आत्मीयता है, तो इसको केवल मजहब के आधार पर या तुष्टीकरण के आधार पर नहीं देखना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में दूसरी बार मुख्यमंत्री होते हुए जो योजनाएं हैं, सबका साथ सबका विकास, आप तो कपड़े देखकर लोगों की पहचान करने वालों में है कि देश में आग कौन लगा रहा है, देश का भट्टा कौन बिठा रहा है। बात बात पर पाकिस्तान भेजने की बात कर दी जाती है, मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं, उनसे वोट नहीं मांगे जाते और उनको धमकी दी जाती है कि तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हारा काम भी नहीं करेंगे। इनमें से एक भी बयान मेरी कल्पना हो तो बताइएगा।
बस आपकी कल्पना नहीं है, लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं, इस देश के इतिहास को आप देखेंगे, सच्चर कमेटी को देखेंगे, तो मुसलमानों को उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? यूपीए पार्ट 2 में आया था। और मुसलमानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन रहा? लेकिन आज उसी मुसलमान समाज के लिए पूरे दुनिया में, विश्व में कहीं एक जगह मुसलमान पूरे मुल्क में कहीं एक विश्व की कोने में कहीं महफूज है तो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। भारत मतलब हिंदू वोट बैंक भी बंटना नहीं चाहिए, थोड़ा मुसलमान वोट बैंक को बांट भी लें, यही राजनीति कर रहे हैं। संदीप जी, सवाल के बाद तो सुन लीजिए, आप मुझे अवसर कम देते हैं। नहीं मैं सबसे ज्यादा शुरुआत आपसे करें भैया, दिल ही नहीं भरता है पैनलिस्ट का, अब मैं क्या करूं उसमें। नहीं, लेकिन सुन लीजिए, नहीं, मैं इतना समय नहीं मांग रहा हूं, लेकिन बात तो पूरी हो जाए। हाँ। आप देखिए पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यही वो कह रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि कुछ अपने लोग और परिवार का विकास। उनका नारा है कि पीडीए मतलब कि जो पिछड़ा है, दलित और अल्पसंख्यक है, बाकी समाज कहां गया? बाकी कुछ नहीं है उनके पास। तो परिवार से निकल के थोड़ा सा आगे बढ़े हैं वो। क्यों? यदि पीडीए की इतनी चिंता है तो 2027 के लिए मुख्यमंत्री मुस्लिम फिर चेहरा होगा, कह दें अखिलेश यादव। क्यों नहीं कह रहे हैं? ये कहने की साहस नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, अच्छा आप में साहस है। अब कपड़े पहनने लगे मुसलमानों की तरह, मुसलमान उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, उनसे वोट भी नहीं लेंगे, उनको उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाएंगे। पर अब वोट की दरकार है तो चल पड़े भाईजान बनकर। आप भी तो वही काम कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस देश में सर्वाधिक लाभान्वित करने वाले, शासन करने वाले, जहां बीजेपी के राज में और केंद्र की सरकार है, सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाले में लोगों में कौन है? तो वह अल्पसंख्यक समाज है, वह वंचित समाज है, जो पिछड़ा है, दलित है और किसी भी कारण से समाज की मुख्य धारा में नहीं आया है। लेकिन इनके नारे क्या है? परिवार का विकास करो और मुसलमानों के घरों को चिन्हित करके आप बुलडोजर चलाते हो। वक्फ बोर्ड में अब उस बिल में संशोधन लाने की बात हो रही है कि गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के हिस्सा होने चाहिए, पर हिंदू धार्मिक स्थलों पर हिंदू बोर्ड्स में सिर्फ हिंदू ही हो। ये सारे काम हो रहे हैं ना। जो संविधान के से छेड़छाड़ करेगा, जो शासन प्रशासन से छेड़छाड़ करेगा, जो अपराध करेगा, वो अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। अनुच्छेद 26 में अपने धार्मिक स्थलों को अपने हिसाब से चलाने का हक दिया है संविधान ने, आईन ने, हर धर्म को। चल रहा है संविधान का रूप, सारी चीजें चल रही है। एक उदाहरण बता दीजिए आप जो संविधान बुलडोजर संविधान के हिसाब से चल रहा है। 25 घर हैं, 2 घरों पर बुलडोजर चल जाएगा चिन्हित होकर। आप ये होगा जो अपराध करेगा वो या तो जेल में रहेगा या उसको नस्तानाबूद करने का ये सरकार का दायित्व, जिम्मेदारी है। लड़कियों महिलाओं से छेड़छाड़ करेगा। जंगल राज था यहाँ, 6 बजे के बाद लाइट नहीं चलती थी, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आप देखिए कैसे तुष्टिकरण तो मतलब भाईचारा होना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। तो नसीम सोलंकी वनखंडेश्वर मंदिर में जाकर जल चढ़ा देती हैं, तो गंगा जल से उसका शुद्धिकरण क्यों कराते हैं? मुसलमान को मंदिर नहीं जाना चाहिए। आप मुसलमान के कपड़े पहन ले, मुसलमान की तरह भाईजान बन जाएं। देखिए आस्था अलग चीज होती है। आस्था पर आस्था के सवाल नहीं। चित भी मेरी, पट भी मेरी। बिल्कुल नहीं। आप देखिए कैसे मठाधीश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं अखिलेश यादव सबके सामने सार्वजनिक रूप से सनातन हिंदू परंपरा का विरोध करते हुए। आज वो हिंदू समाज पर की परंपरा का मठाधीश, क्या मौलानाओं के खिलाफ बोल सकते हैं? सनातन धर्म का, परंपराओं का तो, और मैं अपनी राय नहीं रख रहा हूं, मैं शंकराचार्यों की राय रख रहा हूं। प्राण प्रतिष्ठा में ही आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां पर सनातन धर्म की परंपराएं तो निभाई नहीं। जहां आपका दिल करता है कि यहां पर जी सनातन धर्म की परंपराएं निभानी चाहिए। आपने धर्म का ठेका ले लिया क्या? हिंदू मैं भी हूं, मैं आपके हिसाब से थोड़ा हिंदू बनूंगा। धर्म से जो छेड़छाड़ करेगा उस पर सवाल। तो शंकराचार्य ने तो सवाल उठाए थे, 4 में से 3 ने सवाल उठाए। शंकराचार्य का सम्मान है और उस बात को उनका सम्मान है, पर उनकी बात नहीं मानेंगे। बात जो कह रहे हैं उसका सम्मान कर देंगे, पर उसको फॉलो नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल शंकराचार्य की बात का सम्मान है और उसी परंपरा के हिसाब से राम मंदिर का पूजन हुआ था। अच्छा, हुआ था। वो एक दिन सारे शंकराचार्य फिर से बुलाने पड़ेंगे, आपकी याददाश्त ताजा करानी पड़ेगी।
आज खड़ा है, आज गर्व की बात है और हम सब भी गौरवान्वित हैं, पूरा समाज गौरवान्वित है। क्या कह रहे हैं संदीप जी आप भी? पूरा शंकराचार्य धर्म परंपरा और वेद वेदांत सब हमारे साथ है, सब आपके साथ हैं। तो ये साथ लाने की ही कवायद है क्या? मनोज सिंह काका एक तरफ तो रामवीर सिंह ठाकुर हैं, दूसरी तरफ नसीम सोलंकी भी हैं। अब उनका हिंदू प्रेम इतना क्यों जाग गया कि मंदिर जाने की नौबत आ गई? देखिए संदीप जी, पहले तो मैं एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। आप कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग उन्मादी बयान देते हैं, उन्हें कम से कम कुछ भी नहीं तो संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेना चाहिए, और उसमें पंथ निरपेक्षता की बात करी गई है। और जब हम संविधान अंगीकृत और आत्मार्पित किए हैं तो इस शब्द के साथ हमने आत्मार्पित किया तो है उसमें सब बराबर है। ये थोड़ा कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करके एक वोट बैंक पक्का कर लें, दूसरे में भी जोड़ने की अब कोशिश कर रहे हैं। चल पड़े जी गंगा जल चढ़ाने के लिए मंदिर में। समाजवादी पार्टी ने कभी तुष्टीकरण का कार्य नहीं किया, लेकिन जो लोग हिंदू के झंडा बरदार बनते हैं उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारा राजनीतिक संगठन है कि धार्मिक संगठन है। और संतों वाला काम ही अगर मुख्यमंत्री करेंगे और उन्मादी करेंगे तो कम से कम उनको भारतीय परंपरा और भारतीय धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। हमारा धर्मशास्त्र इस तरह का है कि कृष्ण के सबसे बड़े उपासक रसखान थे, और रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। आज भी अगर आज पूरा भारत भ्रमण करें, आज अगर छठ की बिहार में देख लें, जितनी चूल्हे बन रही हैं सब मुस्लिम परिवार बना रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सबसे अच्छा वस्त्र मुस्लिम परिवार सिलते हैं। तो हमारी जो सभ्यता है, जिसको गांधी ने कहा कि एशिया को हम एक राह दिखा सकते हैं, हमारी सभ्यता यही है। जो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि विविधता में एकता है, जो संस्कृति के 4 अध्याय, उसी को अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। और आप इतना हिंदू का वो बन रहे हैं, हिंदू के ध्वजवाहक बन रहे हैं। अखिलेश यादव से बड़ा हिंदू कौन है? आपने तो उनका घर धुला दिया। उत्तर प्रदेश में जब हत्याएं होती हैं, मुस्लिम उम्मीदवार है, मंदिर में जा रहे हैं, मौलाना फतवा जारी कर रहे हैं, वो फिर माफी मांगते घूम रहे हैं। ये वोटर के दिमाग का रायता कर रहे हैं क्या आप लोग? वोटर किसकी बात माने? आपकी पोस्चरिंग माने, आपकी विचारधारा को माने, किसको माने? वोटर निश्चित रूप से विकासवादी विचारधारा को माने, जिसमें उसके समता का, उसके भाईचारा बने रहने का, उसके लोगों को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने का, एक्सप्रेसवे देने का, लैपटॉप देने का, बंधुता बढ़ाने वाली जो विचारधारा है। और जो तबका 90% जो हजारों सालों से जिसके सशक्तिकरण की बात जगदेव बाबू ने किया, जिसके सशक्तिकरण की बात बाबा साहब अम्बेडकर, कार सेवकों पर जब गोली चला रहे थे तब उनका सशक्तिकरण हो रहा था या मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा था? नहीं, आपका सवाल बहुत जायज है। हम तो अनेकों बार आपसे कहे हैं कि जितने तीखे सवाल करिए, समाजवादी लोग उसका स्वागत करेंगे। जब कोई व्यक्ति नहीं, आप मुझे जानबूझकर ये रिमाइंड कराते रहते हैं कि तीखा पूछिए कि किसी दिन तो संदीप चौधरी पीछा छोड़ेगा, तीखे पूछने छोड़ देगा। नहीं छोड़ने वाला हूं, बहुत ही जिद्दी हूं, बहुत ढीठ हूं कुछ मामलों में। नहीं, आप लगातार अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप सवाल जब पूछते हैं तो भारत में उससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत और गहरी होती हैं, और हम चाहते हैं हमारे नेता भी हमेशा से इसी से पक्षधर रहे हैं। लेकिन सवाल इससे यह है, मैं बस एक खत्म कर दे रहा हूं साहब, 1 सेकंड दीजिए। जब उत्तर प्रदेश में मोहित पांडे और मटरू बिंद और अमन राम की हत्या होती है तो मोहित पांडे को तो सरकार प्रोत्साहित करती है, हालांकि वो पीड़ादायक है, लेकिन मटरू बिंद और अमन गौतम को सरकार भूल जाती है। तो जब आपका हर कार्य योगी आदित्यनाथ का विभेदकारी, विभाजनकारी होगा तो ये उत्तर प्रदेश कैसे बढ़ेगा? कोई प्रदेश आप कैसी बात करते हो? सीतापुर में डकैती होती है किसी जौहरी की दुकान में, वहां भी आप राजनीति तलाशने लगते हैं कि फलाने का एनकाउंटर कर दिया, धिकड़े को सिर्फ पकड़ा, फलाना क्योंकि इस जाति का था, धिकड़ा दूसरी जाति का था। आप तो डकैती में भी जाति खोजने लगते हैं।
हम लोग समाजवादी लोग कभी नहीं खोजते, हम न्याय और अन्याय के पक्ष में खड़े होते हैं। हम चाहते हैं कि समाज का जो तबका हजारों सालों से हाशिए पर है, अखिलेश यादव की पीढ़ियां उदाहरण, कौन राजनीतिक दल है जो सामान्य सीटों पर भी वंचित वर्ग के तबकों को राजनीतिक भागीदारी दे रहा है? निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी हैं। तो अब पूरा समाज और पूरा देश देख रहा है कि विकासात्मक राजनीति की बात होती है, वही कौन किसके साथ कौन जुड़ेगा, कहां कौन बटेगा, यही तो खेल है। पर इस जुड़ने बटने में दरअसल ये मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगला गया है पिछले कुछ दिनों में, नहीं सालों से, और पिछले कुछ दिनों में तो ये काफी बढ़ता दिखाई दिया। मलूक नागर, आप इस बात को डिनाई नहीं करेंगे। अब ये दरअसल 9 सीटों पर कुंदरकी में 60% मुसलमान वोटर, मीरापुर जो आपके संसदीय क्षेत्र में आता है वहां पर 1,20,000 मुसलमान हैं, 37% मुसलमान हैं। सीसा मऊ में 1,11,000 मुसलमान हैं। अब दरअसल ये चुनावी घमासान में हिंदू मुसलमान तो कर लिया, पर थोड़ा बहुत तो बंटवारा करना पड़ेगा। ये अब अकल आ रही है और इसीलिए अब भाईजान बना जा रहा है। देखिए संदीप जी, ये हमारा देश प्रजातंत्र और लोकतंत्र में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है और संविधान के हिसाब से देश चलता है। अभी जितना भी आप कह रहे हैं, पिटेंगे, कटेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सूंघेंगे, क्या क्या करेंगे, जो बातें आ रही हैं, पर इस देश में बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रजातंत्र लोकतंत्र पे ले जा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो चुनाव लड़ते हुए प्रजातंत्र लोकतंत्र पर ले जा रहे हैं और जाति और धर्म से ऊपर उठ करके अपनी तरह अपने खुद के, पर वोटर कंफ्यूज नहीं होता, आप खुद कंफ्यूज नहीं होते। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और ये शब्द जो ये कटेंगे शब्द भी सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया। वो तो हिंदुओं को जोड़ रहे हैं और रामवीर सिंह ठाकुर मुसलमान को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे हाँ बोलिए ना, प्लीज बोलिए। संदीप जी मुझे बात तो पूरी, मैं पूरी यही कर रहा था, आपने एनक्रोचमेंट कर दिया। आपके सामने तो कोई आए कैसे, आप तो पकड़ के ऐसा कर देते हो, बोले कैसे मत चलाने अच्छा, लगना एनक्रोचमेंट की बात करके। बीजेपी का जो कहीं मेरी वाणी पर बुलडोजर ना चला देना। जो एनडीए जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो तो टोपी और गमछा लगा करके मौलानाओं के साथ बैठे हैं, और जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो मंदिर में जाकर के जल चढ़ा रहे हैं। तो हमारा देश की खूबसूरती यही है और यही प्रजातंत्र है और यही लोकतंत्र है। अब यहाँ पर एक सेकंड के लिए बुरा मत मानिएगा, 1 मिनट मलूक भाई, बुरा मत मानिएगा। चंडीगढ़ से हमारे दर्शक हैं पीसीआर, उनका सवाल अभी आपने फ्लैश किया था। चंडीगढ़ के दर्शक ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। आप कह रहे हैं लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि भाई हिंदू उम्मीदवार टोपी पहन रहा है, मुस्लिम टोपी, और मुस्लिम उम्मीदवार जाकर गंगा जल चढ़ा रही हैं। नीरज हैं हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं टोपी पहनकर चुनाव में नेता जनता को टोपी पहना रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। हर दल के नेता जनता को चूना लगा रहे हैं। कड़वी बात कह रहे हैं पर सही बात कह रहे हैं क्या नीरज? ये नहीं, इनका ये अधिकार है प्रजातंत्र लोकतंत्र में पूछने का, और जनता को अधिकार है सब चीजों को देख करके वोट देने का। तो मेरे हिसाब से अगर कहीं चीजें एक तरफ ज्यादा जाती हैं तो आहिस्ता से जनता और व्यवस्था और प्रजातंत्र लोकतंत्र में वहीं पे सब पहुंच जाते हैं जहां पे एक्चुअल जाना होता है, और रिजल्ट अपने आप ये निर्धारित करते हैं। नहीं, ये आपको समझ में आ रहा है ना, मुस्लिम वोट बैंक एक तरफ लामबंद हो गया, मीरापुर भी हार जाओगे, कुंदरकी भी हार जाओगे, सीसा मऊ भी हार जाओगे। इसीलिए ये साथ साथ में एक और समानांतर धारा चला दी। देखिए संदीप जी, अगर सही बात में मानेंगे, जिस दिन देश आजाद हुआ, जब कांग्रेस की सरकार जिस दिन से शुरू हुई, उस दिन मुस्लिमों के पास कितने उनके स्रोत थे, कितने नौकरियों में थे, कितने जुडिशरी में थे, कितने उनकी नेटवर्क थी, और जब तक 60 साल तक कांग्रेस का शासन रहा उसके बाद वो कितने हो गए, और जब से एनडीए माननीय मोदी जी की सरकार आई, जब से मुस्लिमों ने कितनी तरक्की करी है हर क्षेत्र में। तो जो मीरापुर की बात है, मीरापुर में मुसलमान बहुत भारी, नहीं खत्म कर रहा हूं संदीप जी एक सेकंड बता रहा हूं एक लाइन के बाद,
जहां तक आपने मीरापुर की बात कही, बहुत सारा मुसलमान हमें वोट दे रहा है और उनके हितों की रक्षा हम करते हैं, जब जरूरत पड़ती है उनकी बात उठाते हैं और वहां से हम 100% जीत के आ रहे हैं। और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग हर जगह पूरे देश में, पूरे सौरभ मालवीय अभी चुनौती दे रहे थे समाजवादी पार्टी को कि 2027 के विधानसभा चुनाव में खड़ा कीजिए ना, किसी बताइए किसी मुस्लिम को कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। मीरापुर से मुसलमान क्यों नहीं खड़ा कर दिया, या बीजेपी खड़ा ही नहीं करने देती? अपना तो उम्मीदवार आप खड़ा नहीं कर पाए, वो तो बीजेपी का उम्मीदवार लेना पड़ा। नागर साहब जी मेरे से पूछे क्या? जी, और क्या, और किससे पूछूंगा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, देखिए ये तो कैंडिडेट आपके बहुत सारे चैनल ऐसे हैं अभी जो बहुत रेपुटेड चैनल में थे, आजकल आपके में हैं। जो आपके चैनल में थे बहुत सारे दूसरे में हैं। मैं बीएसपी में था, अभी मैं लोकदल में हूं। तो कैंडिडेट तो कौन नेता किस पार्टी में जाके चुनाव लड़ता है, ये अलग व्यवस्था है। मीरापुर हमारी सीट है। मीरापुर में लगातार हम पिछले कई चुनाव जीतते आ रहे हैं। मीरापुर हम बहुत बड़ी भारी मात्रा में जीतेंगे। सभी जाति धर्म के वोट हमें वहां मिल रहे हैं और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, 80% किसानों से जुड़े हुए लोग, माननीय प्रधानमंत्री चौधरी जयंत जी को साथ लेके चल रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी विचारधारा के लोग सबको वोट दे रहे हैं। पूरी भारी मात्रा में हम चुनाव जीत करके आएंगे। चलिए, चुनाव की मजबूरी है, तो हिंदू भी जरूरी है, मुसलमान भी जरूरी है, पर हिंदू मुसलमान करेंगे, बांटेंगे भी, जोड़ेंगे, वो भी सिलेक्टिव जोड़ेंगे। सीधी सीधी बात नहीं कि भैया देश नहीं बंटना चाहिए, वो नहीं करेंगे। वो कहने में दिक्कत हो जाती है। दीपक देखिए, एक बात है, कल सियासत में भी मोहब्बत थी, आज मोहब्बत में भी सियासत है संदीप जी, बस बात इतनी सी है। हमारा जो देश था वो चला था, मोदी जी सपने दिखाए थे कि विकास की नाव पे बैठाएंगे, विकास की जहाज पे बैठाएंगे, लेकिन विकास का तो जहाज पे नहीं बैठे, विनाश के टाइटैनिक में बैठा दिया है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2002 से, जब नरेंद्र मोदी जी का गोधरा कांड एंड ऑल के बाद आया था। अभी एक रिपोर्ट आई है, टाइम मैगजीन जो छपती है, उसने बताया कि 2023 का लेटेस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ 2023 का, फिर 2024 का बताऊँ। 2023 में लगभग 668 एक कम्युनल वायलेंस के तहत इस तरह का भाषण दिया गया और हिंसा अपराध, भारत में 668 ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसका रिकॉर्ड है। भारतीय मीडिया नहीं दिखाता है, भारतीय पत्रकार नहीं दिखाता है, क्योंकि उनका काम है विपक्ष से सवाल करना। आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं, अन्य मीडिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो विपक्ष से सवाल करते हैं, सरकार से सवाल नहीं करते। फिर 2024 में उसका क्या आया, परिणाम क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी बेलगाम हो गए और 170 चुनावी भाषणों में 110 भाषण सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे। कहां से ले आए आप आंकड़ा? ह्यूमन राइट्स का आंकड़ा है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हाँ। दूसरी बात फिर अब मैं कहूंगा, हमारा जो वो जिन्हें सारी बीजेपी बताती है ये भारत विरोधी नैरेटिव करने वाली रिसर्च आप ढूंढ कर निकालते हैं। मैं भारत विरोधी, मैं पूछना चाहता हूं भारत का विरोध कौन कर रहा है, ये तो बताइए। 10 सालों से सत्ता में आप है, मोदी जी भाषण देते, अभी भाषण दिया था, अर्बन नक्सल की बात कर देते। बताइए ना भाई, आप कौन है? देश को एक काल्पनिक डर से आप क्यों डराना चाहते हैं? मनगढ़ंत कहानियों से क्यों डराना चाहते हैं? मैं भाजपा के लिए बोलूंगा, रंगा सियार एक शब्द है, कहावत है, आपने सुना तो होगा। सब पर लागू होती है। अगर रामवीर ठाकुर भाईजान अवतार में दिखाई देते हैं तो चुनाव से पहले सॉफ्टली हिंदू तो राहुल गांधी होते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी हनुमानगढ़ी जाते हैं, कभी सोमनाथ जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को ये बताने की जरूरत नहीं कि वो हिंदू हैं या नहीं है, वो बाई बर्थ हैं। राजीव गांधी जी जनेऊधारी बताया ना आपने आपको। देखिए मैं बताता हूं आपको, आप जब किसी भी भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान हवन करते हैं, तो वहां पे जनेऊ धारण करते हैं। ये एक भारतीय परंपरा है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता, चाहे आप पहले पहने हैं या बाद में पहने, लेकिन ये परंपरा है। आप किसी शास्त्रीय से, आचार्य से पूछ सकते हैं हमारी परंपरा क्या रही है, वेदों की परंपरा क्या रही है, ऋग्वेद की परंपरा क्या रही है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वह तेजस्विना बधितमस्तु माविद दुषा बहे। हम साथ चले, साथ आगे बढ़े, साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस देश को ये विकास चुनाव के में टाइम जाए। पे ही इस तरह की बातें क्यों आती हैं? लेकिन देखिए, मोदी जी जब कहते हैं ना हम 20% और 80%, हम रंग देके जाति बता देते हैं, धर्म बता देते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री से देश की जनता को ऐसी उम्मीद नहीं होती। लेकिन जब प्रधानमंत्री
काटने और बंटने की बात करने लगे और ऐसे बयानों का समर्थन करने लगे तो देश तो रामवीर ठाकुर का समर्थन करते हैं आप, कम से कम वो उस लीक से, वो पार्टी लाइन से हटकर जा रहे हैं। मैं तो कह चाहे रहा हूं, राजनीति के लिए ही, चाहे वोटों के लिए ही मैं सही। तो देखिए, अगर रामवीर ठाकुर का वाकई में हृदय परिवर्तन हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। ये देश में एकता समरसता आनी चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या मोदी जी इनको पचा पाएंगे? क्या भाजपा इनको पचा पाएगी? आपने बोला था कि भाजपा ने कितने मुसलमानों को, यहाँ मलूक नागर जी थे, वो बोले कांग्रेस ने क्या किया? देश का पहला शिक्षा मंत्री कांग्रेस ने दिया था, वो भी मुस्लिम थे। भाई साहब आप बताइए, तब हम एकता और समरसता की बात करते थे। आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश में कितने विधायकों को टिकट दिया? 400 में से आपने कितने लोगों को टिकट दिया? लोकसभा में आप कितने मुस्लिम को टिकट दिया? बता दीजिए। इतना ही ये जवाब देंगे? एक सेकंड, मलूक नागर कितने केंद्रीय मंत्री हैं जो मुसलमान हैं? आपने कितने उम्मीदवारों को खड़ा किया? मिसकोट किया है मेरा, मैंने जो कहा, मिसकोट नहीं, मैंने कहा था जब देश आजाद हुआ मुसलमानों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, कितने सर्विस में थे, कितनों पे कितने कितने रोजगार थे, और जो 60 साल के बाद कांग्रेस ने जो मुसलमानों को डर दिखा करके कहां लेकर के आए थे। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने मुसलमान मंत्री हैं इन्होंने? अगर 17-18% आबादी है, उस आबादी का एक भी शख्स क्या केंद्रीय मंत्री नहीं बनना चाहिए? आप चरण सिंह का लगातार जिक्र करते हैं, पीछे रहे भी हैं और शायद आगे जी। चरण सिंह अगर प्रधानमंत्री होते ऐसा हो सकता था कि उनके... चरण सिंह का क्या चाहिए? क्या चौधरी चरण सिंह जी का जिक्र नहीं करना चाहिए? क्या इस देश के किसान बगैर चौधरी चरण सिंह के कुछ ही दिन के लिए सही प्रधानमंत्री थे? चरण सिंह जी किसानों के देवता भगवान उनके मंत्रिमंडल में ऐसा हो सकता है कि एक भी मुसलमान मंत्री ना हो, 18% आबादी अनरिप्रेजेंटेड हो? ऐसा हो सकता था कभी? बताइए ईमानदारी से। ये तो देखिए पीछे नकवी साहब मिनिस्टर थे और बाकी मालवीय साहब हैं, मेरे से बेहतर जवाब तो ये देंगे। भाग गए सवाल। अरे तो वो यही तो हो गया ना, जवाब अपने आप में मिल रहा है। पर एक सेकंड, मनोज राजन त्रिपाठी भाई, रामवीर बधूड़ी अगर भाईजान अवतार में आ रहे हैं ये तो अच्छी बात है। पार्टी लाइन से अलग, मुख्यमंत्री की लाइन से अलग वो जा रहे हैं, या वो सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, एक तस्वीर खिंचवा रहे हैं? क्या है ये कहानी, क्या है? जरूरत है वोटों की, हाँ। जरूरत है वोटों की। वोटों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी वोट काटने के लिए आना बसाना रहती है भारतीय जनता पार्टी के आसपास। ये सिर्फ एक पॉस्चरिंग है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर नौशाद साहब होते तो कभी कोई भजन गढ़ ही नहीं पाते, कंपोज ही नहीं कर पाते। मोहम्मद रफी साहब कभी कही नहीं पाते कि मन तरपत हरिदर्शन को आज। हाँ। आज की तारीख में तो जीने तमाम सत्यम शिवम सुंदरम गाते हुए शिवलिंग का स्नान कर जलाभिषेक कर ही नहीं सकती। लेकिन ऐसे में बड़ी सुखद तस्वीरें लगती हैं कि जिन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ टोपी पहन के एक मैसेज दे, टोपी ना पहन के मैसेज दिया था, अगर रामवीर सिंह उसको पहन रहे हैं तो लगता है कि मैसेज वोट के लिए है। हालांकि सब कुछ वोट के लिए है। अगर इसमें भी तो दिलचस्प विरोधाभास है ना मनोज। एक तो उत्तर प्रदेश से कुंदरकी से ये तस्वीर आ रही है, और झारखंड के प्रभारी हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, वो सब्जियों के दाम में आग लगती है तो मियां जिहाद उसको बता देते हैं मुसलमानों ने दाम बढ़ा दिए। वो कहते हैं कि कोई ये कहेगा कि अरे भाई हिमंता बिस्वा शर्मा को मुसलमानों ने वोट दे दिया तो दुनिया हंसेगी और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे वोट। ये वहां हो रहा है, वहां ये डर दिखाया जा रहा है मुसलमान बहुल इलाका हो जाएगा, बहुसंख्यक हो जाएंगे 2041 तक। हेमंता बिस्वा शर्मा की तो बात ही छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही कह दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। आज तो केशव प्रसाद मौर्य ने उनका एक पैरेलल नारा ला दिया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वो एक नया नारा लेके चले आए। तो बात दोनों ही एक तरफ है। उन्होंने थोड़ा सेफ शब्द की बात कर दी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया नहीं सेफ में तो और मतलब मुसलमान आतंकी हैं, मार डालेंगे, ऐसे आक्रांता हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का तो मतलब यही निकलता है।
सौरभ, मैं गलत मतलब तो नहीं निकाल रहा या कुछ और कहना चाह रहे थे आप? आपका छोटा सा इंटरवेंशन चाहूंगा। बिल्कुल यही रखता है। बिल्कुल साफ है कि एक रहने का मतलब है कि हम तो विश्व कल्याण की बात करते हैं, सर्वभौम सेफ सुखना की बात रहेंगे। करते हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, हिंदू हृदय सम्राट देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में करिश्मे में दूसरे नंबर के नेता बीजेपी के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार, और हिंदू अनसेफ है। एक नहीं होगा तो अनसेफ हो जाएगा, सेफ नहीं होगा। आप संदीप जी, आप ये बताइए, आग लगने के बाद कुआं खोदा जाता है क्या? नहीं, मैं समझ, मैं वो समझना चाह रहा हूं। मतलब मोदी योगी के बावजूद यूपी में हिंदू सेफ नहीं है। हिंदू मुस्लिम यहाँ जो है सब सेफ है। आप कहां सबकी बात कहां कर रहे हैं? आप तो सनातन धर्म की बात करते हैं। हिंदुओं को एक करने की बात हो रही थी। बटेंगे तो कटेंगे हिंदू परिप्रेक्ष्य में है बयान, तो वो उसमें मुसलमान कहां आते हैं? एक मिनट, किसने कहा है कि हिंदू के अलावा बाकी मुसलमानों के धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही है क्या? ये बटेंगे तो कटेंगे मुसलमानों को भी कहा जा रहा है क्या? एक बार बता दीजिए। ये हिंदुओं के लिए है ना, जो भारत को अपना मानता है, जो भारत में रहता है, प्रत्येक भारतीय को। तो मतलब ये सबके लिए आप ये कह रहे हैं? सबके लिए कह रहे हैं क्या मनोज? अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। एक मिनट, अब मनोज स्क्रीन पर से, मनोज स्क्रीन पर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कटेंगे का साफ मतलब सबको साफ समझ में आता है। कटेंगे तो कटेंगे। इट स्टार्ट फ्रॉम अयोध्या। जब लल्लू सिंह ने कहा कि जब हमारे पास 400 पार होंगी तो हम संविधान बदल देंगे, वहां पर जो जातियां बटी हैं, उन जातियों को फिर एक दाने में, मूंगफली है ना सर, पीनट्स है, वोटर तो पीनट्स है, वो अगर एक है तो पूरी मूंगफली और खोल देंगे तो दाना है। उन दानों को इकट्ठा करने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान का विलय होगा भारत में। बटेंगे तो कटेंगे, वो वाली राजनीति। उत्तर प्रदेश सर, ये कोई और दूसरा प्रदेश है ही नहीं। यहीं पे राम मंदिर है, यही हिंदू की प्रयोगशाला है। एक हमारे दर्शक हैं, बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं, रांची से प्रशांत है नाम, शायद प्रशांति था, अभी हमने फ्लैश किया है उनका संदेशा। एक मिनट मनोज रुकिएगा। वो कह रहे हैं ये राजनीति नहीं, ये कॉमेडी है। विजय, ये मतलब नौटंकी हो रही है। इतना नादान, इतना मासूम वोटर को समझ रखा है जी, टोपी पहनकर आ गए तो जी वो सांत्वना मिल जाएगी, तसल्ली हो जाएगी मुसलमान को कि मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। और नसीम सोलंकी जाकर वहां पर शिवलिंग गंगा जल चढ़ा देंगी तो हिंदुओं में भी वो विश्वास पैदा हो जाएगा कि मुस्लिम हमें डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, या आतंकवाद में काफी हद तक शरीक जो लोग पाए जाते हैं वो मुसलमान निकलते हैं। जी, कि मुझे तो आपकी जो नादानी है या बचपना, उस पर भी अभी हंसी आ रही कि अभी तक आप इस पर बहस कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये किसके लिए कहा गया? ये अभी तक बहस चलने का विषय है क्या? सारा देश तो जान गया संदीप के अलावा। शायद से मालवीय जी भी नहीं जाने, 2 लोग हैं। हाँ, मालवीय जी नहीं, और आप 2 लोग हैं। बाकी देश तो जानता है। मुद्दा क्या है कि सब कुछ ही चुनाव के लिए हो रहा है। प्रशांत ने बहुत अच्छा लिखा कि ये राजनीति नहीं कॉमेडी है, लेकिन मैं तो इसे दुखांत मानता हूँ। दुखद है कि जो कुछ हो रहा है। कॉमेडी नहीं, त्रासदी है। हाँ, त्रासदी है ये। त्रासदी मैं इसको समझता हूँ, त्रासदी सही शब्द है। और जो हमारे नेता कर रहे हैं, जो देखिए दोनों चीजें, जब आप टोपी नहीं पहनते ना, वो भी चुनाव के लिए है। हाँ। जब मना करते हैं टोपी के लिए, वो भी चुनाव के लिए है। और जब टोपी पहनते हैं, अब ये देखिए, तो भी चुनाव के लिए। राम हरितवाल हैं, राजस्थान, आपके इलाके से हैं। इनका कहना है कि नेताओं को असली मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जनता को बेवकूफ बनाते रहे। तो सर अभी मुद्दे कहाँ चल रहे हैं? अभी ये 9 आप उपचुनाव की चर्चा कर रहे हैं, कौन सा मुद्दा चल रहा है? उपचुनाव के अलावा महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, आखिरी तारीख वापस लेने की भी तारीख आ गई, मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हुई है। मुद्दों पर चर्चा हुई नहीं रही है कि क्या मुद्दे होंगे, क्या चर्चा होगी। झारखंड को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उपचुनाव में भी 8 साल हो गए योगी सरकार को, उसी पर चलते ना। ये टोपी पहनाने की, ये नसीम सोलंकी जी को जो समाजवादी पार्टी के, उनको गंगा जल चढ़ाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं इशू? नसीम सोलंकी करें बात योगी जी के खिलाफ। उसमें भी फिर आगे एक कदम और जाता है कि फिर शुद्धिकरण होने लगता है मंदिर का।
वो भी उस राजनीति का हिस्सा है ना। और वो सही कह रही है कि लोग अब नेता समझते हैं कि राजनीति जैसे वो राजनेता करेंगे वैसे ही हम समझ जाएंगे, और इसीलिए बार बार नतीजे बदल रहे हैं, जिसकी आप उम्मीद करते हैं हर बार एक सरप्राइज आपको मिलता है, क्योंकि आप सोचते हैं भाई टोपी पहन ली थी तो अब तो हम जीत ही जाएंगे। हाँ, लेकिन जनता कुछ और सोच रही है, और मतलब जनता समझ रही है कि आप उसे टोपी बना रहे हम हैं। वो लगातार फ्लैश कर रहे थे जब ये कार्यक्रम शुरू किया हमने। गिरिराज सिंह कह रहे हैं गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं, जो मुसलमानों की बात करते हैं वो गृह युद्ध की तरफ ले जा रहा है देश को। तो इसलिए, और अब तो ये बड़ी बात हो गई है कि जिस तरह से हम लोग कम्युनलाइज करते जा रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी चुनाव में कोई बात नहीं है। हापुड़वासी हैं उत्तर प्रदेश के, ये भी एक मार्के की बात कह रहे हैं विजय, मुझे लगा बहुत है कि ये महत्वपूर्ण मार्के बात कह रहे हैं वो। मंदिर मस्जिद में शुद्धिकरण नहीं, भारतीय राजनीति का शुद्धिकरण करना चाहिए। अब इसमें आप मेरे से चुनाव आयोग पर मत सवाल कीजिएगा। आप मतलब बोलना चाह रहे हैं नहीं, मैं यदि भारतीय राजनीति का शुद्धिकरण करना है तो उसका एक चुनाव आयोग stakeholder तो चुनाव आयोग धृतराष्ट्र उनके रोल मॉडल हैं, या गांधी जी के 3 बंदर मॉडर्न परिपेक्ष जिस में तरह से कहूं, आप वो ना चुनाव- बुरा सुनना चाहता है ना बुरा देखना चाहता है, बुरा बोलेगा तो है ही नहीं, बुरा नहीं बोलना चाहते वो। क्योंकि बुरा बोलने में सत्ता के खिलाफ सवाल उठाने पड़ेंगे, कुछ तो इसलिए मैंने कहा व्यवस्था कि के खिलाफ सवाल उठाने पड़ेंगे राजनीति के कुछ। शुद्धिकरण के लिए भी तो एक हेडमास्टर की जरूरत होगी ना। कौन बनेगा वो तो कौन हेडमास्टर? हेडमास्टर Who will बनेगा, build the कौन- cat? वो है ना, वो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनके डेस्क पर एक प्लाक होती थी जिस पर जी। लिखा होता था द बक Buck. स्टॉप्स हियर, Yes. जिम्मेदारी यहां खत्म होती है, मेरी है जिम्मेदारी। वो कौन लेगा शुद्धिकरण की? तो वही सवाल सबसे बड़ा है ना। लेकिन हम तो बक स्टॉप से हेयर की बजाय उसी को लेकर कहीं ना कहीं रखते हैं, इधर से मनोज, उधर रखते ये जाते हैं। मतलब काट छाट बांट खुलेआम चल रहा है, इसे रोकेगा कौन? शुद्धिकरण कौन करेगा? ये सवाल बहुत जायज पूछा है अच्छा बिट्टू सवाल है। तेवतिया ने। जनता करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, 2 लोग कर सकते हैं। अगर हायरार्की देखेंगे तो चुनाव आयोग को करना चाहिए। जो बात गांधी जी के 3 बंदर की नहीं है, एकलव्य बन के बैठे हुए हैं लोग सर, एकलव्य बन के बैठे, अपना अंगूठा देने को तैयार बैठे। वहां से वो बाकी जनता है, लेकिन जनता करे क्या? जनता करे क्या? एक झंडा उतारने को लेकर बवाल शुरू होता है, गोली चलने को लेकर दोबारा बवाल शुरू होता है, बटेंगे तो कटेंगे, लिस्ट देख के नाम बनाए जाएंगे, मकान गिराए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एनकाउंटर्स, हाफ एनकाउंटर्स, कार्रवाई, मकान गिराना। अब कोर्ट ने इंटरवीन करना शुरू किया क्योंकि लोग जाने लगे हैं। तो ये रास्ता सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए 9 सीटों के उपचुनाव के लिए नहीं है, ये रास्ता तो दिल्ली की तरफ जाना है, एक्सप्रेस वे से होकर दिल्ली की तरफ जाना है। उस राजनीति को यहां गर्म रखना है, क्योंकि उस गद्दी तक जान नहीं, ले जाने ये से 9 जो व्यक्ति सीटों रोक पर रहा है, उपचुनाव ही है। उसको- छोटा सा जवाब उसको- चाहूंगा मैं उसको ये विजय समझ आपसे। मैं लगातार कह रहा हूं ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इसके असरात, रणनीति, जो मुद्दे उठ रहे हैं, नारे गले जा रहे हैं, वो सिर्फ इन 9 सीटों तक महदूद थोड़ा है, या उत्तर प्रदेश तक। ये देश में भी एक संदेश जा रहा है, देश के लिए, संकेत जा रहा मैसेज है। के लिए, जैसे आप लेबोरेटरी कहते हैं ना कि लेबोरेटरी में टेस्ट Yes. तो ये टेस्टिंग के लिए है ये 9 उपचुनाव। और कुछ इसी हमें से सबक मिल रहे हैं सबक बतौर मिल रहे हैं। देश, बतौर समाज। बतौर समाज भी, और इसके नतीजे जो है वो बताएंगे कि आप जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता आपको उस मंजिल तक पहुंचाने वाला है कि नहीं है। इसलिए ये चुनाव की ये तो शुरुआत है। 9 उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि आप बटेंगे तो कटेंगे, कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जुड़ने की बात भी होगी, देखिए, मुख्य धारा में वो आपने- बात आएगी 15 सेकंड में। प्रयोगशाला की बात करें तो उस प्रयोगशाला का पहला जो वृक्ष था वो नरेंद्र मोदी जी थे। इनकी बेल क्या हुई, इनकी शाखाएं क्या हुई? गिरिराज सिंह, हेमंता बिश्व शर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, योगी आदित्यनाथ, ये सब इनकी विष बेला हो गई। और इससे क्या निकलता है? विष निकलता है, जहर निकलता है जब भी बोलते हैं। अभी गिरिराज सिंह का बयान क्या था कि एक थप्पड़ कोई एक आगे मारे उसको 100 हिंदू जाके मारो। और ये लोग क्या कहते थे? बच्चे पैदा करो 100, 10 बच्चे पैदा करो। गिरिराज सिंह से पूछिए इनके कितने बच्चे हैं ये बताइए। तो आरएसएस के लोग बच्चे पैदा करना, इनको जाके मारना, ये नफरत की राजनीति फैला रहे। देश की जनता अब सबक सीख गई है। जो अभी शुद्धिकरण की बात हो रही थी, बिल्कुल मोदी जी के 3 बंदर हैं, ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मलूक नागर, शुद्धिकरण कौन करेगा? शुद्धिकरण का वक्त आ गया है क्या? बिट्टू तेवतिया हापुड़वासी ही हैं, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं क्या? जहाँ तक बात है, ये तो मेरे हिसाब से बहुत डिटेल में चर्चा हो रही है, और जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग, राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार,
फिल्म राइटर और एक बहुत देश के नामचीन पत्रकार जो एंकरिंग कर रहे हैं, ये सब और सब अपनी अपनी बात बोल रहे हैं, तो आप शुद्धिकरण की तरफ ही तो ले जा रहे हैं मेरे हिसाब से। बाकी जनता देख रही है, जनता जब वोट देगी तो जो प्रजातंत्र लोकतंत्र है और उसका जो भी फैसला है वही मायने होएगा और वही शुद्धिकरण। जनता कुछ बातों में बहक भी जाती है। ये टोपी पहनाने का ये सिलसिला ये कब थमेगा मनोज सिंह काका? थमना चाहिए ना, टोपी तो पहना रहे हैं ना आप लोग। देखिए, हम किसी तरह की कोई टोपी नहीं पहना रहे हैं। हम वही चाह रहे हैं कि जो इस देश का संविधान सम्मत जो बात है, जो संविधान के आर्टिकल 14 में है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हम चाह रहे हैं कि किसी जाति धर्म मजहब के बजाय हमारी संपूर्ण नागरिकता सशक्त हो। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि जो हमारी अवधारणा है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी बात तो करती है, एकता की बात करेगी कि बटोगे तो कटोगे, और वो करती क्या है, बांटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई उपदेश उसके आचरण तक नहीं जाता। हरियाणा में तो उन्होंने सरकार बनने के बाद चलते रहेंगे, लेकिन राजनीति का शुद्धिकरण भी होगा क्या? और असल मुद्दों पर बन गया है क्या पूरा? अखिलेश जी एक बड़ा शिव मंदिर बनवा रहे हैं, वो उस पर भी आएंगे, पर असल मुद्दे शिव मंदिर तो बनते रहेंगे, सड़कें और बनेंगी क्या, और स्कूल बनेंगे क्या, और अस्पताल बनेंगे इस देश में क्या? असल मुद्दों की बात भी होगी या टोपी ट्रांसफर ही चलता रहेगा? आपने अपनी राय हमसे जाहिर की है। नया फॉर्मेट कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। राय इसी तरह भेजते रहिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।